वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो बच्चों वापस से हम आ चुके हैं और इस बार हम लेक्चर 4th में है जो आपके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के यूनिट फर्स्ट के लिए है। ठीक है, तो लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको हम लोग एक बार देख ले जाकर के फटाफट से। यूनिट 3rd में तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने फ्रिंज की पोजीशन वगैरह तक डिस्कस कर लिया था। ओके, तो बच्चों जब हम फ्रिंज की पोजीशन वगैरह पढ़ चुके हैं तो आज हम लोग आ चुके हैं रिटार्डेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रिटार्डेशन, इसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन। तो ये बच्चों ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन के बारे में बात होती है। रिटार्डेशन का मतलब जैसा कि आप समझ पाते हैं ये होती है लाइट या फिर किसी भी पाथ के बीच में जब डिफरेंस होने लगता है, कमी होने लगती है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। ऐसा ही कहानी ऑप्टिकल पाथ के बारे में भी हम लोग देखेंगे। जब हम किसी एनिस्ट्रोपिक क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं तो हमने आपसे क्या बोला था कि जब लाइट यहाँ किसी पर्टिकुलर सोर्स से चलती है ना, तो वहां पर आप आगे जा करके उसको दो अलग अलग सोर्स चाहिए होते हैं ताकि वो इंटरफेरेंस दे सके। तो यहाँ पर क्रिस्टल जो है आपका एनिस्ट्रोपिक क्रिस्टल वो भी यही काम करता है, लाइट को दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देता है। एक का नाम ऑर्डिनरी रे और दूसरे का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए हमने एक क्रिस्टल लिया हुआ जिसकी जो हाइट है या थिकनेस है वो h है। जब कोई लाइट यहाँ से पास होती है तो ये बहुत छोटे एंगल से, बहुत स्मॉल डेविएशन से दो पार्ट में डेविएट हो जाती है। लाइट को वो डिफरेंशिएट करती है, पोलराइज करना उसको कहते हैं, तो दो पार्ट में तोड़ देती है। वहीं एक लाइट की स्पीड कहीं कम हो जाती है और दूसरे की स्पीड कुछ अधिक होती है, तो दोनों लाइट के बीच में यहाँ पे जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, स्पीड में जो डिफरेंस हो जाता है, इससे एक लाइट जो होती है वो स्लो हो जाती है और दूसरी वाली लाइट जो होती है वो लॉन्गर वो फास्ट हो जाती है। तो एक लाइट स्लो और दूसरी वाली लाइट के फास्ट होने की वजह से उनके बीच में टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है। और दैट काइंड ऑफ टाइम डिफरेंस बिटवीन टू लाइट्स, जिसकी वजह से एक का पाथ बड़ा एक का पाथ छोटा हो गया, यही जो पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस की वजह से जो टाइम डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसे हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन ऑफ ऑप्टिकल पाथ। तो टाइम डिफरेंस की बात कहानी क्लियर हो रही है ना। तो यही कहानी हमें यहाँ पर दिखाई दी है कि हमारे पास क्या है कि एक फास्ट रे होती है और एक क्या होती है स्लो रे होती है, और उनके बीच में क्या देखने को मिलता है, हाफ द पास्ट जब वो क्रिस्टल से होकर के पास होते हैं तो उनके बीच में हमें क्या मिलता है, कुछ टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से वो कुछ डिस्टेंस ज्यादा या कम तय करते हैं, जिसको हमने रिटार्डेशन नाम दे दिया। तो अब बच्चों देखना ये कि कितना डिस्टेंस में सेपरेशन होगा। ठीक है, कितना सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यही जो डिफरेंस देख रहे हो, एक थोड़ा आगे निकल गया, एक थोड़ा लेट हो गया ड्यू टू स्पीड, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, इसकी स्पीड कम। वहीं पे हमने देखा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ज्यादा निकल जा रही है और ऑर्डिनरी रे पीछे रह जाती है तो उनके बीच का जो आपने डिस्टेंस देखा जिससे वो लैग कर रहा है पहले वाली लाइट से, तो इसको हमने नाम दे दिया है रिटार्डेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि एक जो पहली वाली लाइट है उसका जो टाइम इंटरवल है वो ts है, मतलब कि स्लोअर वाले का टाइम इंटरवल है, और वहीं दूसरे वाले का हमने tf मान के रखा हुआ है। जब हम स्लोअर और फास्टर के बारे में बात करते हैं तो उनकी स्पीड कैसी होती है, उनकी स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करते हैं, लाइट तो उसी से ट्रेवल करेगी। तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालना होगा तो पहले वाली डिस्टेंस c into ts और दूसरे वाली डिस्टेंस c into tf। तो ts जो कि स्लो चल रहा था उसको ज्यादा टाइम लगा होगा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले के साथ सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमें डिस्टेंस वो मिल जाएगी, वो कितना डिस्टेंस हो गया। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टाइम को पहले ब्रेक करके हम थिकनेस के टर्म्स में बदलने की कोशिश करते हैं। तो थिकनेस हमने क्या मान रखा हुआ है, थिकनेस हमने मान रखा हुआ है h। तो हमने थिकनेस को h माना, तो यहां से टाइम को बदल दिया h/vs और दूसरे को भी h/vf, मतलब स्लोअर के लिए ये और फास्टर के लिए बच्चों ये। यहां से आप क्या कर सकते हैं, h को कॉमन ले सकते थे। ये आपने h कॉमन ले लिया और c को अंदर डाल दिया। तो जैसे ही आपने h कॉमन लेकर के c को अंदर डाल दिया तो ये वाला फैक्टर आपने देखा है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू द मीडियम। तो मीडियम के अंदर मतलब क्रिस्टल के अंदर इसकी स्पीड जो है वो स्लोअर है, इसलिए इसको हम लोग स्लोअर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कह सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम लोग कहते हैं फास्टर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरीके से स्लोअर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फास्टर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में हम रिटार्डेशन ऑफ ऑप्टिकल पाथ डेल्टा से रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से कर लेंगे। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हम ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन निकालते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो तरीके से होते हैं। अगर ऑर्डिनरी की स्पीड ज्यादा है तो पॉजिटिव और ऑर्डिनरी की स्पीड कम है तो नेगेटिव। बात क्लियर हो रही है ना। नेक्स्ट हम लोग को देखना है लेटरल शिफ्ट। ओके,
तो जैसा कि आपने देखा कि अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है जो कि किसी मेन सोर्स के सामने रखा हुआ है तो हमारे पास डिफरेंट लाइट हो जाती है और उससे हमें पैटर्न देखने को मिलता है। वहां पे क्या था कि आपने खुद कैल्साइट या फिर हमारे पास जो एनिस्ट्रोपिक क्रिस्टल था उससे हमने अलग अलग लाइट बनाई थी। लेकिन जरा सोचिए कि अगर मैं किसी एक सोर्स की मतलब किसी एक S1 सोर्स के सामने कोई एक माइका रख दूं, ग्लास रख दूं या फिर कोई दूसरी पट्टी रख दूं तो वहां पर क्या होगा, तो एक सेल से तो लाइट आराम से चल रही थी लेकिन दूसरे वाले पर जाने के बाद लाइट क्या होगी, जिसकी स्पीड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको पता है एयर में या वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो अगर मेरे पास क्या हो, कोई बीच में स्लैब हो, अगर स्लैब रख दूं किसी एक सोर्स के पास तो लाइट की स्पीड घट जाती है। इसकी वजह से टाइम डिफरेंस होता है और इसकी वजह से होता क्या है कि पार्ट डिफरेंस हो जाता है। पार्ट डिफरेंस की वजह से आपकी फ्रिंज जो है वो शिफ्ट हो जाती है। अब जहां फ्रिंज शिफ्ट मतलब फ्रिंज मिलनी चाहिए थी पहले, वहां फ्रिंज नहीं मिलेगी और इस बार की जो फ्रिंज मिलेगी वो पहले वाली पोजीशन से थोड़ी दूसरी पोजीशन पर मिलती है और इस तरीके की पोजीशन बदल जाने की वजह से इसे हम कहते हैं फ्रिंज शिफ्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है लेटरल फ्रिंज शिफ्ट। लेटरल फ्रिंज शिफ्ट का मतलब समझ में आ गया कि किसी एक सोर्स के सामने हमने कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब या पट्टी रख दी तो उससे फ्रिंज ओरिजिनल पोजीशन पर ना मिलकर के पार्ट डिफरेंस बदल जाता है, जिससे आपकी फ्रिंज अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाती है, वो भी एक और जहां पे क्रिस्टल आपने रखा है। यहाँ पे हमने देखिए एक फ्रिंज यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे एक क्रिस्टल रखा, जैसे ही क्रिस्टल रखते हैं तो फ्रिंज जो है एक और शिफ्ट होती है, दूसरी ओर नहीं शिफ्ट होती, एक और शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके की शिफ्ट को हम लोग कहते हैं लेटरल फ्रिंज शिफ्ट। आज हम लेटरल फ्रिंज शिफ्ट के लिए जनरल फॉर्मूला देखेंगे और कितना शिफ्ट होता है वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो जस्ट सपोज दैट मेरे पास क्या है, दो S1 S2 सोर्सेज हैं और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट से बने हुए हैं। ये हमारे पास जो है वो 2 इंटरफेरिंग बीम्स है जो क्या है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से बने हुए हैं, जो कि एक ट्रांसपेरेंट स्लैब के साथ अरेंज किए गए हैं। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि सामने स्क्रीन पर हमने फ्रिंज ऑब्जर्व करने की कोशिश करी और मान लिया कि जैसे ही हमने रखा इसको रखा तो जो फ्रिंज है हमारी वो अब O से YN पर न मिल करके नई पोजीशन में मिले YM पर मिल रही है, नई पोजीशन पर मिल रही है। ये नया पोजीशन है, नया फ्रिंज का पोजीशन। और नई पोजीशन को हम लोग यहाँ पे P1 से दिखा सकते हैं बच्चों, ठीक है, नया पॉइंट। नाउ आइए बात करते हैं कि मेरे पास S1 S2 दो मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम है, ठीक है, जिसको हमने एक 3 थिकनेस के पट्टी के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया है किसके सामने, S1 के सामने रख करके। चलिए आइए यहाँ पे जरा ध्यान से देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब ये लाइट यहाँ से यहाँ पहुंच रही है और ये वाली लाइट यहाँ से यहाँ पहुंच रही है तो ये थोड़ा लेट पहुंचेगी, पहले से लेट पहुंचेगी और इसको क्या है कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसकी स्पीड इसकी वजह से घटेगी। मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और इसमें जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या हो जाती है v स्मॉल v और एयर में तो c, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे हमने रिस्पेक्टिवली इसकी स्पीड निकालने की कोशिश करी। तो पहले तो ये वाली जरा ध्यान से देखेंगे तो ये वाले सेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसमें ये अगर हटा दे ये वाला सेक्शन तो यहाँ एयर है। तो एयर में अगर टाइम पता करना हो तो हमें इसको माइनस कर देना होगा। तो S1P माइनस T अपॉन C कर देंगे तो आपको टाइम ट्रेवल पता चल जाएगा। तो टाइम इतना पता चला और सिमिलरली में इसकी वजह से टाइम, इसमें भी तो कुछ टाइम लगा होगा, तो इसमें टाइम पता करना है तो इसकी थिकनेस T मतलब डिस्टेंस और इसमें स्पीड क्या है v। तो यहाँ पे स्पीड v, अब हमने ये वाली टाइम एयर में और ये वाली टाइम इसके अंदर में निकाल करके टोटल को सम कर दिया तो ये टोटल टाइम टेकन आ गया कि यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे टोटल टाइम है, टोटल टाइम को हमने यहाँ पे ये जो v देख रहे हो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में चेंज करना चाहते थे। सिंस हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू होता है एयर में या वैक्यूम में स्पीड अपॉन मीडियम में स्पीड। तो यहाँ से हमने v को चेंज कर दिया C/n से, n अपना आपका शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसकी, लाइट की, किसमें, एयर में या वैक्यूम में। तो यहाँ पे आपने रिलेशनशिप निकाल लिया, ठीक है। और ये कैसा रिलेशनशिप है, इफेक्टिव पाथ कैसा, अगर ये ना होता मतलब कि इफेक्टिवली उतने ही समय में अगर ये एयर में चलता तो इफेक्टिव इतना डिस्टेंस तय करता। ये किसकी वजह से सिर्फ हुआ, ये सिर्फ आपकी उस थिकनेस की वजह से हुआ है, इतनी इफेक्टिव डिस्टेंस मिल रही है। बात क्लियर करिएगा। अगर ये ना होता मतलब वो पट्टी ना होती तो केवल S1P चलता, लेकिन पट्टी की वजह से उसको इतनी इफेक्टिव डिस्टेंस तय करनी पड़ी। ये डिस्टेंस ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब फ्रिंज की पोजीशन को बदलेगा। नाउ द पार्ट डिफरेंस, अब कितना होगा पार्ट डिफरेंस, इसके और इसके बीच में पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, S2P माइनस इतना ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस आपको इफेक्टिव मिल गई, ये डिस्टेंस था बच्चों, हमने सब्सट्रैक्ट किया। नया पार्ट डिफरेंस जो होगा वो ये होने वाला है। अब हम जानते हैं कि पहले वाले केसेस में हम लोगों ने देखा था कि S2P माइनस S1P,
अगर हमने उस वाले मेथड से फिर से करने की कोशिश करी तो S2P माइनस S1P की जो वैल्यू हम पाते हैं वो है 2D अपॉन डी yn आपकी पोजीशन है, ठीक है। फिर से हम उसी तरीके से करेंगे तो यही आएगा, तो ये तो नोन है, पहले से हम निकाल चुके हैं, तो हम सीधे इसकी वैल्यू 2D अपॉन डी yn आपकी नई वाली पोजीशन है। तो यहाँ पे PD पार्ट डिफरेंस है, तो हमने क्या किया, ये इसको रिप्लेस कर लिया इससे, और ये पार्ट डिफरेंस अभी भी, ये पार्ट डिफरेंस दोनों के लिए हो सकता है बच्चों, ब्राइट भी शिफ्ट होगा और डार्क भी शिफ्ट होगा, तो ये दोनों के लिए पार्ट डिफरेंस है। ये आपकी इससे रिप्लेस करने के बाद आई, और ये आपका n-1 इंटू टी। थोड़ा और आगे चेक करते हैं। अगर मैं ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में बात करूं तो इस बार ब्राइट फ्रिंजेस के लिए nth की जगह mth यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n यूज कर लिया है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो फ्रिंज पोजीशन है वो mth है, ठीक है, ये mth पोजीशन पे मिलने वाला है, O से P1 पे जो मिलने वाला है। तो हमने क्या किया, जो ब्राइट फ्रिंज के n लैम्डा होता था उसको m लैम्डा लिखा है, बस अपने सिंप्लिसिटी के लिए। यहाँ से आपको ये जो पोजीशन है yn यही निकालनी थी, यहाँ से आपने yn निकाल ली। तो ये वाली वैल्यू जब भी आ रही है प्लस के साथ इतनी एक्स्ट्रा आ रही है, इसका मतलब अब जो नई पोजीशन मिली है वो पुरानी वाली पोजीशन से थोड़ी ऊपर मिली है, ज्यादा मिली है। तो ये बात तो तय हो गई। वो तब की केस है जब आपकी ये स्लेट या फिर ये प्लेट रहेगी, जब ये प्लेट रहेगी तब की कहानी ये थी। इसका मतलब हमारी जो पोजीशन है वो ज्यादा आई थी। अब हमें क्या करना है कि हमें इनके बीच में डिफरेंस चेक करना था। अगर ये ना होता तो क्या होता, तो मान लो अगर हम इस t को एब्सेंट कर देते हैं, एब्सेंट करने का मतलब यहां से हटा दिया आपने, जैसे ही t को 0 कर दिया तो आपकी ये वाली पोजीशन प्रीवियस वाली आ गई, मतलब पहले जो आई थी वो यही आई थी बच्चों। और जब ये t रहता है तो ये आता है, ऑफ कोर्स ये ज्यादा दिख रहा है इससे, ठीक। तो हमें अगर शिफ्ट निकालना है जिसको क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट कर देना होगा बस। तो हमने नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज निकालना है, तो हमने क्या किया, बड़े वाले डिस्टेंस से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये तब की केस थी जब था, और ये तब की केस है जब नहीं रहेगा। तो इसका शिफ्ट आ जाएगा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू 2 n-1 लैम्डा। लैम्डा आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट है और n आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि फ्रिंज शिफ्ट कितना आएगा और किस ओर आएगा। जिस ओर आपका रखा रहेगा स्लैब उसी ओर आएगा, नीचे एज इट इज बना रहेगा। अगर आपके जहन में बात आती है कि नीचे भी रख देते तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता बच्चों। ये नीचे और ऊपर अगर बराबर रखेंगे तो टाइम डिफरेंस वैसा ही मिलेगा, 0 हो जाएगा, तो आपको कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिलेगा। ये केवल एक ही केस में है। तो बच्चों आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, आगे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए एक बार ध्यान रखिएगा, बने रहिए, आगे के लेक्चर्स को कंप्लीट करते रहिए। नोट्स हमने प्रॉपर लिख रखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लिया करें। बहुत मेहनत से आपके लिए ये चीजें लाई जाती हैं, और आपके लिए इतने एफर्ट और इतने प्रॉब्लम में भी आप तक अपनी बातें पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे के लेक्चर के लिए 5th लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।